सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किए वितरित। सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के नए कार्यालय भवन का किया भूमि पूजन। ये भवन चुनाव प्रक्रिया को बनाएगा सुचारू और पारदर्शी। शिलान्यास समारोह में अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों ने लिया भाग। सीएम योगी ने मेयर ध्यानचंद जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाया। सहायक प्रशिक्षक को नियुक्ति पत्र किए वितरित। धार्मिक नगरी वाराणसी में छठ पर आस्था का सैलाब उमड़ा। अस्सी घाट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महिलाएं व्रत रखकर संतानों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। इसके साथ ही बता दें कि शुरुआत करते हैं सीएम योगी के प्रतापगढ़ दौरे से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता के लिए सौगात के रूप में पेश किया। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री जी के प्रति और उनसे सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश सबसे ज्यादा अपना उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ विभिन्न लाभार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करने का, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रमाण पत्र और चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसे ग्रहण करने के लिए सीमा देवी मंच पर उपस्थित हो रही हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चाबी और स्वीकृत पत्र प्रदान करने का अनुरोध, जिसे ग्रहण करेंगी गीता देवी। राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग की ओर से 38 करोड़ 23 लाख 80 हजार के सीसीएल योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती रिंकू देवी, श्रीमती रीता पटेल जी। तीनों ये सखियां हैं। बहुत जोरदार तालियां इनके श्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कृषि विभाग। इसके साथ ही बता दें कि प्रतापगढ़ के दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और इसके साथ इन परियोजनाओं से राज्य में बता दें कि विकास की गति को और भी ज़्यादा रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। और ये परियोजना पाने के बाद बता दें कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंच पाएगा। और इसके साथ ही बता दें जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज
यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नौ उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग के नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन निर्वाचन प्रक्रिया को और भी अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। भवन के निर्माण से आयोग को आधुनिक सुविधाओं के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और चुनावी कार्यों में कार्यकुशलता बढ़ेगी। भूमि पूजन के बाद शिलान्यास समारोह में आयोजित किया गया और जिसमें विभिन्न अधिकारियों और संबंधित गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, 544 नगर पंचायतों के माध्यम से, 199 नगर पालिकाओं के माध्यम से और 17 नगर निगम के माध्यम से 57,000 से अधिक हमारे पास ग्राम पंचायतें, 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के अंदर 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जनपदों में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को चुनाव की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम, जिसमें 12 करोड़ से अधिक मतदाता अकेले पंचायती राज विभाग में और स्थानीय निकाय की व्यवस्था में लगभग 5 करोड़ मतदाता इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तब 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में भी और क्षेत्र आपके स्थानीय निकाय के व्यवस्था में भी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और हॉकी खेलते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। साथ ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में खेल और युवा प्रतिभागों के विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित हो। जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में
एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियन पैदा किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद भी हैं, केडी सिंह बाबू भी हैं और भी इस प्रकार के हमारे प्रदेश के अंदर। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के 2 अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का 30 अगस्त को बता दें कि नोएडा का दौरा है और फेज 2 कंपनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नोएडा हेलीपैड तैयार कर रहा है प्रशासन और सीएम हेलीकॉप्टर से सेक्टर 113 पहुंचेंगे। इसके साथ ही सड़क मार्ग से फेज 2 कंपनी जाएंगे। दौरे के बाद लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 30 अगस्त का नोएडा का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दौरे के बाद लखनऊ वापस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके 30 अगस्त को नोएडा का दौरा है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है, तैयारियों को रूपरेखा दी जा रही है और इसके साथ ही उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। उधर लखनऊ में रोड सेफ्टी को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला यूपी ग्रामीण विकास अधिकरण के तहत आयोजित की गई है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला में इंडियन रोड कांग्रेस का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के अनुसार इसका नया नाम भारतीय सड़क संघ रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर पीएम और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में गांव-गांव तक सड़क सुरक्षा और विकास की योजना पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हुए और रोड सेफ्टी को लेकर विशेष सुझाव भी दिए। यहाँ पर इंडियन रोड कांग्रेस और यूपीआरडीए के संयुक्त तत्वावधान में बड़ी कार्यशाला का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है विकसित भारत 2047 उसमें जैसे हर घर नल से जल पहुँच रहा है, हर घर गैस का सिलेंडर पहुंच गया, हर घर में बैंक का खाता पहुंच गया है, गरीब के लिए भी अपना घर बन गया है। वैसे यही स्वप्न है कि हर घर तक रोड भी पहुंच जाए, सड़क भी पहुंच जाए और इस दिशा में यह कार्यशाला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने FDR तकनीक के माध्यम से जो सड़कों का निर्माण किया है, पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें 5 वर्ष में चकनाचूर हो जाती थी, गड्ढा में तब्दील हो जाती थी। अब जो सड़कें FDR तकनीक से बन रही है उसकी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि छोटे मोटे तूफान हमारी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डाल सकते। दक्षिण और ग्लोब के देशों के नजरिए से भारत एक लीडर देश है। उन्होंने व्यापारिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता पर भरोसा जताया। कि मोबाइल के जितने फ़ायदे हैं उतना ही उसका सामाजिक स्तर पे कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होने लग गया है। नुकसान क्या होता है? बच्चे अक्सर मोबाइल में ही आंख गड़ाए रहते हैं और उसी दुनिया में लीन हो जाते हैं।
हम लोगों को सबको ये ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ा आत्मचिंतन के लिए समय निकालें, थोड़ा अपने परिवार के लिए समय निकालें, थोड़ा सामाजिक रूप से अपने साथियों के बीच में उठना बैठने का समय निकालें, उनके साथ थोड़ा जहाँ भी आपके पास अगर कोई पार्क हो, फील्ड हो, जगह हो, मैदान हो, तो जैसे पहले हम लोगों के समय में हम देखते थे कि बच्चे कुछ नहीं तो पार्क में बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, छोटी सी गेंद लेकर दौड़ाए हुए हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो रहा है। तो इसमें रुचि बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल से कुछ समय निकालना अब हमारे समाज के हर व्यक्ति को, केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम तो हर आयु के लोगों की बात कर रहे हैं, निकालना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। हिंदू विवाह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह केवल रजिस्टर न होने से अमान्य नहीं है, वैधता के लिए पंजीकरण ही विवाह का प्रमाण नहीं। इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां हिंदू विवाह को लेकर फैसला दिया गया है और इसके साथ ही वैधता के लिए पंजीकरण ही विवाह का प्रमाण नहीं होगा। हिंदू विवाह के केवल रजिस्टर न होने के चलते बता दें कि, और इसके साथ ही प्रयागराज से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हिंदू विवाह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह केवल रजिस्टर न होने से अमान्य नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सांसद, उत्तर जिला अध्यक्ष, विधायक, जिलाधिकारी, सीडीओ और एडीएम सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। आज विश्वविख्यात हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी के जादूगर भी माने जाते थे, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश खेल दिवस के रूप में मना रहा है। उसी संदर्भ में अगर कानपुर में भी खेल दिवस का आयोजन हुआ है। जैसा मोदी जी के कार्यकाल में देश ने खेलों में प्रगति की है, वैसे ही योगी जी के कार्यकाल में प्रदेश का भी प्रवेश और खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया है माननीय योगी जी के निर्देश पर। उस संदर्भ में कानपुर में भी कार्यक्रम हुआ। मैं उसी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संबल में सनातन मार्च निकाला। यह मार्च संबल में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आयोजित किया गया। मार्च का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने घोषणा की है कि सनातन मार्ग पर मार्च कल संबल से रवाना होगा। इस अभियान के दौरान पलायन कर चुके हिंदुओं को उनके घर लौटने और सुरक्षित रहने का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। संगठन ने यह भी बताया कि उनका उद्देश्य समुदाय के लोगों को एकजुट करना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। खबर मथुरा से है, जहां पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने हाल ही में वृंदावन की धार्मिक यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने वृंदावन के विभिन्न प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। प्रशांत कुमार की यह यात्रा पूरी तरह निजी और धार्मिक रही। खबर सीतापुर से है, जहां ब्लॉक की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई योजनाओं का पैसा केवल कागजों पर खर्च हुआ दिखाई देता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालय, पुलिया, नाला और अन्य निर्माण अधूरे या गायब पाए गए और जिला गन्ना अधिकारी की जांच में कई कमियां उजागर हुई। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, वो हिनौरा ग्राम पंचायत की शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें जांच अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं और सुनने में आया है कि उन्होंने जांच कर भी लिया है। अब जैसा भी जांच आख्या देंगे, उसी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खबर सहारनपुर से है, जहां निर्माणाधीन कान्हा गौशाला में करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगा है। गौशाला पूर्वी यमुना नदी तट पर बनी है, जहां बाढ़ का खतरा गंभीर है। ग्रामीणों ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों पर मिलीभगत का गलत निर्माण करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ में गौशाला और यहां मौजूद गायों को भारी नुकसान हो सकता है। संभल कोतवाली क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद पर नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह पहला जुम्मा है जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद संपन्न हुआ। स्थानीय प्रशासन ने आरआरएफ और पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा को सुनिश्चित किया। मस्जिद परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया है कि रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। नमाज अदा करने आए श्रद्धालुओं के लिए मार्ग और प्रवेश पथ को व्यवस्थित किया गया है। खबर बरेली से है, जहां आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण और लेख पर विवाद के बीच मुस्लिम संगठन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भागवत भारत के बड़े संगठन के प्रमुख हैं और उनकी सोच देश में तनाव कम करेगी। मौलाना ने सभी समुदाय से मिलजुल कर चलने और सौहार्द बनाए रखने की बात कही है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो आरएसएस के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर, तहजीब, तमद्दुन की बात कही है। भारत की एकता और अखंडता के बारे में अपना नज़रिया पेश किया है। इसके अलावा धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और तब्दीली मजहब, इन तमाम चीज़ों पर अपना नज़रिया पेश किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको एक साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक शातिर बदमाश को गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश पर लूट और एनडीपीसी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वांछित अभियुक्त, वारंटी एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 28/29 की रात्रि थाना सदर बाजार की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय रामपुर की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार पुलिस को दिखे। पुलिस को वह संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस ने टॉर्च से इनको लाइट करके रुकने का इशारा किया, परंतु वे रुके नहीं। उल्टा वे मुड़कर ग्राम चितवना की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इस पीछा करने की हड़बड़ाहट में वे दोनों मोटरसाइकिल से फिसलकर गिर गए और उसके बाद पुलिस ने भी उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर अचानक से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए उनके ऊपर वापस फायरिंग करी, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। जब तस्दीक करी तो पता चला कि जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम है आसिफ सन ऑफ शाहिद। ये थाना सदर बाजार के एक धार्मिक नगरी वाराणसी में आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए घाट स्थित कुंड पहुंचे। सुबह से ही घाट पर आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां महिलाएं व्रत रखकर संतानों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आईं। श्री लुलारकेश्वर महादेव का आज लुलारक षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है भदानी वाराणसी में। और आज के दिन निसंतान दंपति कुंड में स्नान करते हैं वंश प्राप्ति हेतु। कुष्ठ रोग, चर्म रोग आदि रोगों के लिए भी लोग स्नान करते हैं यहाँ पर। और एक फल लेते हैं दंपति और उस फल का संकल्पित होकर स्नान किया जाता है और उसके बाद बाबा का दर्शन करते हैं और वंश के लिए कामना करते हैं। आपको बता दें कि सूर्याष्टमी का जो त्यौहार है लोलारक कुंड पर स्पेशली कुछ श्रद्धालु जन हैं
वो स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी जो मन्नत है, मनोती है, उसको पूरा करवाने के लिए यहाँ स्नान करते हैं। बाबा लोलारक के यहाँ हाथ जोड़ते हैं। उसको लेके वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी करी। पूर्व में भी हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया। सारे अधिकारी परसों से ही 3 शिफ्टों में ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसमें कंटिन्यू जो श्रद्धालु जन है वो आ रहे हैं, उनको सुविधा और साथ ही साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लोलार कुंड पे। अच्छा। कुंड का बहुत पौराणिक महत्व है। यहाँ तुलसी घाट, तुलसी जी का। अरे हम 5 घंटा से खड़ी हैं यही लोलार को छठ के लिए। यह महत्व है कि जे रोवत आवेला उ हंसत जाला। हाँ, गोदी भर देलन महादेव जी। यह महत्व है। हमारे एगो बड़ पतोही के लेके आई रहने तो ओकरा बच्चा भई रहे, बाहर एजे उतरना है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।